नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ना ये शोथ व्याधि या सूजन इस पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ये सेशन चलता रहे। 1 मिनट रुक जाइए। और हम आज ना शोध पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, है ना। और आप लोगों को भी जो भी अनुभव है वो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग प्रैक्टिशनर हैं, बहुत विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। आप लोग का भी अच्छा एक्सपीरियंस है हर टॉपिक पे। तो चलिए हम शोध पे बात करना शुरू करते हैं। शोथ व्याधि जो होता है, ऐसा हम जब भी हमारे पास शोथ के पेशेंट आते हैं तो हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आता है कि ये लक्षण है, लक्षण स्वरूप में है कि यह व्याधि स्वरूप में है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है, लक्षण है कि व्याधि है ना। अष्टांग हृदयकार ने इसके बारे में 9 प्रकार बताए हैं। सुश्रुताचार्य जी ने 6 प्रकार का शोध बताया है। और अगर हम लोग देखें तो काय चिकित्सक लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं शोध को, और जो सर्जन लोग हैं, शस्त्र कर्म करने वाले, वो लोग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। काय चिकित्सक वाले जो हैं वो वातज पित्तज कफज देखते हैं, और जो शस्त्र सर्जरी करने वाले, शस्त्र कर्म वाले हैं, वो उसको किस तरह से हम उसको क्योर करें, मतलब वो शस्त्र क्रिया किस तरह से करें, उस हिसाब से देखते हैं। शोथ अगर हम लोग देखें ना तो 2 टाइप रहते हैं, एक शारीरिक दोष से उत्पन्न, एक आगंतुक कारण से उत्पन्न हुआ शोथ। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि शोथ जो है, सूजन आई है, वह दोनों शाखाओं में है, पूरे शरीर में है, चेहरे पे है, मतलब एकांग शोथ है कि सर्वांग शोथ है, ये देखना पड़ता है। कभी कभी एक साइड में शोथ आता है, दूसरे साइड में नहीं आता। वो शोथ को हम समझना, डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। एक देशोत्थ एक देशोत्थित शोथ है कि सर्वांग शोथोत्थित शोथ है, ऐसा देखना पड़ता है। तो और ऐसा देखें तो शोथ के जो कॉमन कॉमन टाइप्स हमको दिखाई देते हैं, कॉमन कॉमन टाइप्स, तो उसमें वात से होने वाला, पित्त से होने वाला, कफ, ऐसे तो ये मेन कफ का ही बीमारी है। लेकिन वात का डोमिनेंस है क्या उसमें, पित्त का है क्या, कफ का है क्या, हृदय के विकार है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, उसकी वजह से शोथ हो रहा है क्या, या किडनी की बीमारियां हैं उसकी वजह से शोथ हो रहा है क्या, या आगंतुक कोई एलर्जिक कंडीशन हो गया, कोई एलर्जी हो गया, उसकी वजह से शोथ है क्या। वो एक डॉक्टर विनीता मैम है ना, उनको कोई एलोपैथी का मेडिसिन से शोथ हो गया था, वो साइड इफेक्ट हुआ था, तो वो शोथ का आगंतुक कारण हो गया। इसी तरह से एलर्जी कारण हो सकता है, आम बात का शोथ अलग होता है, उदर व्याधि में अलग शोथ होता है, कफ विकारों में अलग शोथ होता है, जॉन्डिस अगर हो गया तो उसका अलग शोथ होता है, किसी को सिफिलिस गोनोरिया हो गया उसको अलग शोथ होता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हुआ,
हाइपोथायरॉयडिज्म में अलग तरह का शोथ होता है। टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसका अलग शोथ होता है। स्किन की बीमारियां हो गई, जैसे सोरियासिस वगैरह हो गया, या स्किन का और भी कोई कुष्ठ, महाकुष्ठ हो गया, उसमें अलग तरह का शोथ होता है। कोई दुबला है, खून की कमी है, तो अलग तरह का शोथ होता है। किसी को विसर्प है, हर्पिस, उसके वजह से शोथ हो रहा है, वो अलग होता है। किसी को पित्त विकार है, ब्लड प्रेशर है, बीपी के वजह से भी शोथ होता है। पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से शोथ हो रहा है, दाह युक्त शोथ हो रहा है। किसी को डायबिटीज की वजह से शोथ हो रहा है। किसी को वात विकार की वजह से हो रहा है। किसी को ओबेसिटी, मोटापे की वजह से शोथ हो रहा है। संधिवात का शोथ हो रहा है। सोरियासिस, हृदय रोग, क्षय रोग, अलग अलग व्याधियों में अलग अलग तरह के शोथ हमको देखने को मिलते हैं। और वह पेशेंट देखने से ही हमें पता चलते हैं कि यह शोथ है। अभी आप लोग देखिए, आप लोग के पास ऐसे पीडल इडेमा के पेशेंट आते होंगे, जैसे आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पैरों में शोथ। इसका हेतु वगैरह निकालना पड़ता है, लेकिन ये शोथ ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, पैर लटका के जो लोग ज्यादा रखते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, उनको शोथ हो जाता है। माधव निदान में शोथ के बारे में ऐसे बताया है कि शरीर के प्राकृत आकार में बदल होकर, परिवर्तन होकर किसी स्थान पे उत्सेद होना, जैसे कि उसमें कुछ चीज संचित है, ऐसा लगना, ऐसे लक्षण को शोथ बोला जाता है। इसको शोथ बोलते हैं, सूजन बोलते हैं, शोफ बोलते हैं, शवथु बोलते हैं। और लोकल भाषा में तो सूजन आएगा, पैर में सूजन आ गया, ऐसे बोलते हैं। यह बाह्य मार्ग का व्याधि है, और यह अनेक व्याधियों में शोथ यह लक्षण स्वरूप में आता है। और स्वतंत्र रूप में भी शोथ व्याधि ऐसा आता है। और अगर हम लोग सुश्रुत संहिता देखें, माधव निदान देखें, चरक संहिता देखें, तो सभी में निज और आगंतुज कारण से शोथ होता है, ऐसा बताया है। निज दोषों से उत्पन्न हुए वात पित्त कफ से, तीन दोषों से तीन टाइप के शोथ होते हैं। द्वंद्वज टाइप तीन होते हैं, सान्निपातिक एक होता है। आगंतुक शोथ में अभिघात से होने वाला, मतलब इंजुरी की वजह से शोथ, या विष के सेवन से। विष में एंटीबायोटिक भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई प्राणी भी लग सकता है। अगर किसी, जैसे कुत्ते बिल्ली का बाल लग गया तो उसकी वजह से सूजन आ गई, या कोई कांटा चुभ गया उसकी वजह से सूजन आ गई, ये सब विषज या अभिघातक इसमें आ जाएगा। चरक संहिता में बताएं, चरक संहिता में देखें तो वात पित्त कफ तीन ही टाइप के शोथ बताएं, ज्यादा डिटेल में नहीं गए। उन्होंने बाकी बोला है कि आप द्वंद्वज और सन्निपातिक टाइप है ना, प्रकृति समवाय, इसके लक्षणों से आप लोग देखें। लेकिन इसमें वात पित्त कफ ही चरक संहिता में इतना ही बताया है। और आश्रय भेद से चरक संहिता में बताएं, जैसे कि सर्वव्यापी, पूरे शरीर में होने वाला शोथ, अर्ध शरीर व्यापी, या मर्यादित अवयव तक सम्मित, जैसे कि हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, पेरिकार्डाइटिस, जो मतलब एक अवयव तक सीमित रहता है। तो वो एक अवयव तक रहता है, तो ऐसा शोथ चरक संहिता में बताया है। और अगर हम लोग अष्टांग हृदय का देखें, अष्टांग हृदय जिन्होंने वाग्भट, उन्होंने अष्टांग हृदय में लिखा है शोध कि बहुत ज्यादा फैला हुआ, या अति उत्सेद वाला, या ग्रंथि स्वरूप, ऐसे शोध के तीन टाइप बताए हैं। उसका हेतु अगर हम लोग देखेंगे, तो हेतु तो निज हेतु और आगंतुज हेतु ऐसे देखना पड़ता है। तो इन्होंने बोला है कि जिसका शरीर क्षीण हो गया है, पहले से ही कमजोर है, और उसने अचानक अधिक प्रमाण में, सभी को नहीं होगा शोथ, पहले ही क्षीण हो गया है कोई व्याधि से, या फिर खाने पीने से कमजोर हो गया है, खाना पीना अच्छे से नहीं खा पाए, उसने अधिक प्रमाण में गुरु, अम्ल, स्निग्ध, लवण, क्षार, अति तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों का सेवन किया, दही जैसे अभिसंधि पदार्थ खाए, विरुद्ध अन्न खाए, दुष्ट चीजें खाई, खराब चीजें खाई, असात में अतिरुक्ष चीजें खाई, ऐसे अन्न और जल का सेवन किया, तो उससे शोथ होता है। उसी तरह से बहुत ज्यादा संक्रमण किया, घूमने में आया, अति श्रम किया, अति व्यायाम किया, उसकी वजह से शोथ ये हो जाता है। या व्याधि के कॉम्प्लिकेशन के रूप में, जैसे छर्दी व्याधि है, अलसक, विसूचिका, पांडु, ज्वर, उदर, प्रदर, प्रदर व्याधि में भी सूजन आती है। हैवी मेंसेस हो रहा है ना, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, उसमें भी शोथ आता है। अर्श, फिर डिलीवरी के टाइम पे भी शोथ होता है, सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी शोथ होता है। कुष्ठ हो गया, कंडू, पिड़का, गर्भपात, गर्भस्राव, सुतिका अवस्था में मिथ्या उपचार करने की वजह से शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो यह लक्षण स्वरूप होता है, या उपद्रव स्वरूप, कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी शोथ हो सकता है। और शोथ का हेतु बताते समय चरक में मर्मोपघात, मर्म पे आघात होना, यह भी एक हेतु बताया है। तो और बाह्य हेतु अगर हम लोग देखेंगे, तो चोट लगना, आघात लगना, तीक्ष्ण शस्त्र से आघात लगना, या कट जाना। अगर जैसे कोई लोहा वगैरह लग गया, कट गया, तो जो टिटेनस का शोथ होता है वो कितना डेंजरस होता है। भल्लातक लग गया, कपी कच्छू लग गया,
वनस्पतियों का स्पर्श हो गया, अलग तरह के कीड़े का स्पर्श हो गया, विषैले वृक्ष या जानवर कोई जहरीले ऐसे काट लिया तो हो गया, या फिर पत्र पुष्पों का स्पर्श होना, विषैले प्राणियों के दंत लग गए, कोई केमिकल लग गया उसकी वजह से। मेरे एक पेशेंट थे, वो ना केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, तो वो केमिकल कभी भी बॉडी पे गिर गया ना तो उनको स्वेलिंग आ जाता था। उसी तरह से नख से व्रण उत्पत्ति होना, समुद्र से विषैली हवा अगर आ रही है, वो जब गल्फ वॉर हुआ था ना इराक और अमेरिका में, तो वहां पे पूरा जो तेल के कुएं थे उस पे आग लगा दिया था अमेरिका ने फाइटर जेट से। तो पूरा समुद्र का पानी गंदा हो गया था, मछलियां भी मर गई थी, और वहां से जो हवा आ रही थी ना वो पेट्रोलियम के उससे, तो वो जहां जहां वो हवा जा रही थी लोग बीमार पड़ रहे थे, फीवर आ रहा था, सूजन आ रही थी, ऐसा हो रहा था। या फिर अग्नि बाधा हो गया, हिम बाधा हो गया, मतलब अगर बर्फीले हवा चल रही है उससे भी हो सकता है, या अग्नि की बाधा हो गई। ये सब बहुत सारे कारण बताएं, ये आगंतुक कारण की वजह से भी शोथ होता है। और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो भी शरीर में रक्त धातु पित्त और कफ को बिगाड़ते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, रक्त को, पित्त को, कफ को, तो इसके वजह से शोथ होता है। इसी तरह से अगर ऐसा आहार विहार का सेवन किया जा रहा है जो हमको रक्त को खराब कर रहा है, पित्त को, कफ को, उसी तरह से पथ्य पानी, बोलने में, हंसने में, आहारात्मक विहारात्मक कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मन का कार्य अगर ठीक नहीं हो रहा है तो शोथ हो जाता है। उसी तरह से वायु की गति अवरुद्ध हो रही है तो उसकी वजह से शोथ होता है। शिरा स्नायु में अगर उनके कार्य नहीं हो पा रहे, जैसे कि किसी का एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टूट गया, और अगर शिरा स्नायु के कार्य में बाधा आ रही है उससे भी शोथ हो जाता है, सूजन आ जाती है। या घाव अपघात होता है विषारी प्राणियों को काटने से, या कुछ ऐसे वैक्सीनेशन की वजह से भी शोथ होता है। आजकल वैक्सीनेशन तो दिया जा रहा है बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए, उससे शोथ होता है। तो शारीरिक कारण से, आगंतुक कारण से रक्त की कमी हो जाती है, उसकी वजह से शोथ होता है। उदर विकार होने की वजह से, गलत दवाइयां अगर दिया जाता है, आजकल जीपी करने वाले बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो ऐसे ही पैसा कमाने के लिए हायर एंटीबायोटिक, बहुत हाई लेवल की दवाइयां देते हैं, उससे शोथ होता है। या पंचकर्म भी अगर गलत दिया तो या शोधन भी हमने गलत किया, उसके वजह से भी शोथ हो जाता है। इस टॉपिक पे आप लोग का क्या अनुभव है, आप लोग कृपया बताइए। आप लोगों के पास कैसे पेशेंट आए? सीमा मैम कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे? प्रीति मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो शोथ के पेशेंट आए? सूजन के पेशेंट आए? वीना मैम, आपने पेशेंट देखे हैं जो शोथ के पेशेंट आए? पीडल इडिमा, नॉन पिटिंग और नॉन पिटिंग इडिमा, ऐसे कुछ आए तो कृपया बताइए सभी को। मैं तो बता ही रहा हूँ लेकिन आप लोग भी कुछ बताइए। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, अभी देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? इस टॉपिक पे प्रीति जी आप कुछ बोलिए, अरविंद सर कुछ बोलिए, शोथ पे, शोथ व्याधि पे सर, आपको कुछ बोलना है जी। प्रणाम सर। सर, मेरे पास ऐसे पेशेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरी सास को ये प्रॉब्लम है। जी का क्या है ना सर, हेलो सर, आवाज आ हाँ, रही है? आ रही है, आ रही है। सर, उनको क्या होता है ना, हम लोग जैसे जहाँ पे रहते हैं वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, और वो जब भी गर्म जगह पे जाती हैं तो उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, मतलब वो कपड़े ऋतु साथ में नहीं है, हैं? देश साथ में नहीं है। हाँ सर, शायद देश साथ में नहीं है। तो जैसे ही वो मतलब अगर अप्रैल का भी महीना है ना, जबकि अप्रैल में तो इतना ठंडा नहीं पड़ता है, अप्रैल में भी उनके पैरों में स्वेलिंग इतनी भयंकर हो जाती है। मे बी शायद थोड़ा सा रीनल फंक्शन भी उनका गड़बड़ होगा, क्योंकि उनके 2 सर्जरी हो चुकी हैं। रीनल कैलकुलाई की हुई थी एक, और एक उनका कुछ प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं, जो मूत्र वह नलिका होती है ना, जी उसमें स्टोन फंस गया था तो ब्लीडिंग होने लगी थी, तो एक तब की थी। 2 सर्जरी हुई है, तो शायद थोड़ा रीनल इम्पेयरमेंट भी होगा, और पानी का इंटेक बहुत ही कम रहता है, अच्छा। तो इस वजह से शायद होता होगा। हाँ, आप एक बार रीनल फंक्शन टेस्ट करा लीजिए ना, या सर, उनकी सर हार्ट। कराया था, तो वो थोड़ा सा है गड़बड़, लेकिन वही है ना कि वो बिल्कुल भी यहाँ पहाड़ में ऐसा होता है सर ना कि कोई पानी नहीं पीता है, मतलब बहुत ही कम पीते हैं, बिल्कुल ना के बराबर, वो पानी की जगह चाय पी लेते हैं। अच्छा, तो उसे, हाँ, अच्छा हाँ। तो सर उन लोग इतनी को आप एडिमा कितना में भी तो इनकरेज ब्रीथलेसनेस कर होगा लो। ना सर? जी हेलो हाँ सर। मैम, कोई और काज होगा?
लेकिन वो बस जब वहां अगर जाते ऐसा हैं तभी ये ना प्रॉब्लम होती किडनी है। से रिलेटेड होता ना, हाँ तो ये किडनी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उनको ब्रीथलेसनेस होता है, हाइपरटेंशन होता है, इतने एडिमा में तो बहुत कुछ होता है। नहीं, जैसे वो वहां से यहाँ आएंगी तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है, बस वो जैसे ही थोड़ा सा हाँ गर्म तो जगह में कोई जाएंगी तब कोई उनको ये और प्रॉब्लम। कारण है, अगर किडनी से रिलेटेड तो नहीं होगा। लेकिन मुझे मतलब ऐसा फील होता है कि मे बी 80 इयर्स एज है और वाटर का इंटेक बहुत ही कम है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। तो हो सकता जितना है मतलब वो टॉक्सिन्स नहीं चाय के निकल साथ। पाते, मल अच्छे हाँ। से नहीं निकल पाता है, शरीर में आम दोष बहुत ज्यादा है। हाँ सर, कॉन्स्टिपेशन का तो उनको हमेशा प्रॉब्लम रहता है। और काफी कुछ उनके साथ मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन वो हमेशा उनका यही रहता है कि अ, साफ नहीं हुआ है और प्रॉपर नहीं हो रहा है। जाती एक ही बार, फ्रेश एक ही बार होती हैं, लेकिन प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा और काफी लंबे समय से तो गैस वैस आप की भी उनको मेडिसिन बस्ती लेती दे दीजिए रहती ना, हूँ। बस्ती से अच्छा हो जाएगा, नीरू बस्ती दे दीजिए। सर बस सुगंध सर होती है। मैंने पंचकर्म कभी ट्राई नहीं किया, कॉलेज में ही किया था, तो तब से काफी साल हो गए हैं, तो कभी ट्राई किया नहीं है, इसलिए कोई कोशिश बात नहीं की नहीं, कभी मैं वैसा आपको देने वीडियो की। में दिखा दूंगा कैसे बस्ती देते हैं। ठीक है सर, आप दिखाइएगा तो मैं एक बार ट्राई करूंगी। हाँ, डॉक्टर अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार सबको मेरा। देखिए सर, मैम को भी ये इसी में आंसर दे दूंगा मैं कि जैसे बात जो होती है वो पित्त, रक्त और कफ को दुष्ट करके बाहर की तरफ ले जाती है, बाहरी शिराओं में जाके इकट्ठा हो जाती है। और वहां से जब वो एक तो बात ने दुष्ट करके उनको बाहरी शिराओं में ले गई, और फिर वहीं पे उसी से ही उन्हीं पित्त, कफ और रक्त से दूषित होके खुद भी जो है दूषित हो जाती है, मतलब खुद भी जो है वो बहुत ज्यादा वो फंस जाती है, मतलब रुक जाती है। तो जिसकी वजह से शोथ होता है, मतलब देखिए कि संप्राप्ति उठती है कि एक अष्टांग हृदय में श्लोक भी आया है। पित्त रक्त कफान वायु दुष्टो दुष्टान बाहिश्रा। पित्त, रक्त और कफ को वायु दुष्ट करती है, और वो बाहरी शराब में दुष्टान बाहिश्रा दुष्ट करके बाहरी शराब में ले जाती है, और फिर खुद ही उसी जाल में फंस जाती है। नित्वा रुत गतस्ते ही कुरियात त्वक मान संशयम। तो वो खुद भी जो है उसमें नित्वा रुत गति, मतलब वो चलते हुए रुक जाती है, वहां पे रुकावट हो जाती है, और फिर त्वक और मांस में स्थित होके त्वक मांस संश्राम जो है संश्राम वो दोष को मतलब शोध को जो है अदा करती है। और जैसे आपने बोला कि जो है ट्रैवलिंग कई जगह होता है, ट्रैवलिंग में दिन में सोने से, रात्रि जागरण से, मिट्टी खाने से, आम दोष से, मतलब निज आगंतुक की कैटेगरी में छोटे से है, लेकिन वैसे तो बहुत ज्यादा सवारी की यात्रा करने से श्वास का अतिसार, अर्श उदर रोग में भी ये विसूज का अर्श सूखा मांस खाने से, अजीर्ण, मतलब आपका कहीं ना कहीं ये दोष जो है दूषित हो रहे हैं। चारक ने जो है शारीरिक में 18वें चैप्टर में 19 तरीके के एकांग शोक बताए हैं, जिसमें उन्होंने इवन जो है गुल्म को भी, उदर रोग को भी, अनाह को भी जो है शोथ में जो है कवर अप किया है। मतलब प्लीहा वृद्धि, जैसे हम लोग ये तो सब समझते ही हैं, ये उपजीविका, गलसंडी, गुलकंड, गलग्रह वगैरह, ये तो लोकल स्वेलिंग है। लेकिन गुल्म वृद्धि मतलब इवन जो है जो लोअर रीजन में होता है। उदर रोग, अनाह को भी जो है उन्होंने एकांक शोध में रखा है। और वो जैसे वायु जो है अगर वक्ष स्थल में ऊपर की तरफ है तो बात के द्वारा ऊपर की तरफ शोथ होगा। बस्ती आदि में स्थित अगर दोष है तो नीचे अपान वायु की दृष्टि की वजह से नीचे की तरफ शोथ होगा। मध्य काय में अगर बीच में है, शरीर में है, तो ये बयान की वजह से, क्योंकि बयान ऊर्ध अधः तिर्यक चलती है, उसकी वजह से शोथ होगा। और सर्व शरीर में भी किसी अंग विशेष में कहीं ना कहीं क्षय और निर्माण की क्रिया चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल स्वेलिंग, एक्सटर्नल स्वेलिंग, माइन्यूट स्वेलिंग, मेजर स्वेलिंग बहुत ज्यादा जब दिखाई पड़ती है, तब वो एक व्याधि के रूप में निकल के आती है। राइट सर? जी, बराबर बताया आपने। इनके केस में ऐसा हो सकता है कि पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो वहां सर्दियों में तो ठीक है, सिराएं अंकुचित रहती है, तो वहां पे ठीक है, लेकिन दूसरे जगह जाती है, वहां पसीना आने लगता है, और सारे दो जो है वो एग्रेवेट हो जाते हैं, और उसकी वजह से शोथ हो रहा है।
शरीर का वमन विरेचन सर्दी शक्ति। में स्निग्धता और स्थिरता रहती है, तो वो इसकी वजह से वो जो सर्कुलेशन भी होता है, एक्टिविटी भी कम होती है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी भी कम होती है, जिसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से, वो वायु की वजह से पित्त कफ जो है वो दूषित हो जाते होंगे और जो शिराओं में इकट्ठा हो जाते होंगे। लेकिन जब नॉर्मल टेम्परेचर में आते होंगे तो फिर वो सर्कुलेशन, वो पित्त कफ अपने आप ही कम हो जाता होगा, नॉर्मल वायु सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता होगा, और वो जिसकी वजह से शोथ अपने आप ही खत्म हो जाता होगा। जी प्रीति राइट मैम, सर। आपको मैं, हाँ थैंक यू सर। प्रीति मैम, मैं आपको ये दिखाऊंगा बस्ती का कि कैसे करना है। बहुत सिंपल है, हाँ आप सर, कर मैं सकते ट्राई हैं। करूंगी। सर मैं वैसे आयुर्वेदिक दवा ज्यादा उन पे ट्राई करती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो काफी टाइम से एलोपैथ खा रही। वो 30 इयर्स में उनका यूट्रस का ऑपरेशन हो गया था, और जी बाकी 40 में बाकी 2-3 सर्जरी हुई है उनकी। तो जी वो उतने सालों से एलोपैथी खा रही हैं, तो वो उसमें ही कंफर्टेबल रहती है, तो मैं ज्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ। लेकिन बस्ती में एक बार ट्राई कर सकती हूँ। जी ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, और क्या आयुर्वेदिक दवाई देती हैं शोथ के लिए? सर शोथ के लिए ना, उनको जो पेट का प्रॉब्लम रहता है ना, जी तो उसके लिए दी मैंने। थोड़ा सा सर थोड़ा सा वो साइकोसोमेटिक बोलते हैं, थोड़ा उस टाइप का भी है कि ना, आप कोई भी मेडिसिन दो तो वो नहीं, मेरे को आराम नहीं हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा सा ये चीज भी मुझे लगती है। ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं ये है कि नहीं है। तब भी तो आप उनको वो तो सारे पेशेंट है तो वो साइकोसोमेटिक हो गए ही। आप उनको पुनर्नवासा, पुनर्नवारिश, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा मंडूर, ये सब दे सकते हैं ना, गोक्षरादि हाँ गुगुल, सर, ये दे सकती हूँ। हाँ कृतज्ञ का। सर, गोचर आदि गुग्गुल तो मैंने दिया था उन्हें बीच में। जी लेकिन उनको मतलब यहाँ पे तो वो ठीक ही रहती है, उनको वैसे कोई वो नहीं है। एक बीपी की मेडिसिन वो लगातार खाती है, पेट उनको के वही लिए है। केवल साधारण चूर्ण दीजिए, 3.5 ग्राम सुबह, 3.5 ग्राम शाम, गर्म पानी से। ब्लड भरण चूर्ण। ठीक साधारण है चूर्ण, सर। केवल सिंगल मेडिसिन, और तख्त पे रखिए, देखिए आराम मिल जाएगा। ठीक है सर। और सर थोड़ा सा खाने पीने का भी ये है ना, कि थोड़ा सा वो पहले से ऐसे खाती हैं, काफी स्पाइसी खाना पसंद करती हैं। स्पाइसी बहुत ज्यादा, मतलब मिर्च विर्च उनके खाने वो में ज्यादा स्पाइसी ही खाएंगे तो रहती है। बात का विकार होगा। ज्वाइंट पेन किसको होगा? उनको ही होगा ना। हाँ होगा तो तो सर, लेकिन अब वृद्धावस्था वो है। रोटी खाया ही नहीं जाता है। तो फिर अगर नहीं खाया जाएगा तो फिर वो रोटी सब मतलब वो सब्जी फिर खाएंगी ही नहीं। तो अगर सब्जी बिल्कुल नहीं खाएंगी तो फिर भी तो प्रॉब्लम है ना, फिर वो दूध हाँ के साथ रोटी खाने लगती हैं या चीनी के साथ खाने लगती हैं। तो मतलब इतना तीखा तो नहीं खाती है ना कि आप नहीं खा सकते हैं इतना नहीं सर, उससे। इतना तीखा खाती हैं कि हम घर में नॉर्मल नहीं खा सकते। इतना तीखा कभी खाती? कभार तो चलिए खा सकते हैं, लेकिन डेली उतना तीखा नहीं खाया जा सकता है। इतना तीखा खाती हैं? जी। तो गुस्सा भी आता होगा उनको बहुत ज्यादा आप पे। नहीं सर, नेचर नहीं उनका गुस्से वाला। तो नेचर नहीं, नेचर तो इतना उनका बहुत अच्छा इतना है। तीखा क्यों खाती हैं? उनको पसंद है? सर वो पहले काफी मतलब नॉनवेज वॉनवेज बहुत खाती थी पहले से, अब तो नहीं खाती हैं। लेकिन पहले बहुत नॉनवेज वॉनवेज खाती थी, तो मेरे ख्याल से नॉनवेज स्पाइसी बनता है। जी तो इस वजह से उनका स्पाइसी खाने की आदत होगी। और पहले के लोग जैसे बहुत फिजिकल वर्क करते थे, और गाँव में रहती थी वो, तो वहां पे वो सिल में पीस के मिर्चा विर्चा का मसाला बनाते हैं ना, जी। तो वैसा खाती होंगी शायद से। और पहाड़ों में रहते हैं तो उनको वैसा चीज चाहिए अग्नि को अच्छा रखने के लिए शायद। हाँ। और सर डाइट भी नहीं है उनकी ज्यादा, लेकिन उनका वेट भी बहुत ज्यादा, वेट भी उनका कम नहीं हो रहा। और वेट बल्कि एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उनका वेट इंक्रीज ही हो रहा है। और डाइट तो उनको मतलब मैं खुद ही देती हूँ, तो मतलब सुबह नाश्ते में मुश्किल से 2 रोटी, दोपहर में थोड़ा सा चावल, फ्रूट्स भी अभी थोड़ा बहुत, जैसे मैं उनको बोलूंगी खाओ खाओ तब खाती हैं। और हाँ, दूध पीती हैं, मतलब रात में 1 गिलास दूध जरूर पीती हैं। और दूध में भी जैसे मैं कहूंगी थोड़ा सा घी डाल दूं तो थोड़ा सा सुबह मोशन इजीली होगा, तो वो भी नहीं पी पाती हैं। हल्दी वाला दूध भी ऐसे नहीं पी पाएंगी वो। एक दो दिन एरंड तेल देके देखिए ना, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। सर दिया कैस्टर ऑयल, और त्रिवित ले नहीं हम, नहीं, त्रिवित ले त्रिवित हम, ले ही नहीं दिया सर। वो दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाए। नहीं तो बस्ती दीजिएगा। हाँ सर, सर मतलब मैं जब से आई हूँ यहाँ पे, तब से वो रेगुलर कुछ ना कुछ खाती थी। कभी वो कामचूर्ण खाएंगी, कभी वो कैस्टोफिन मंगा के खाती। ये 3-3 4-4 गोली खा लेंगी, तो फिर भी कहेंगी कि पेट साफ नहीं हुआ है। अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि वो बार बार फ्रेश होने जाती हूँ, वो जाती सुबह एक ही बार है, जी नहाने से पहले, कहीं ना उसके कहीं बात का प्रकोप तो है। कटु हाँ सर, अवस्था कहीं पर ना कहीं ना कहीं है। कहीं गड़बड़ है। उनको हम्म। बस्ती ही सबसे अच्छा रहेगा ये हाँ एज सर, के बस हिसाब की एक से। बार ट्राई करूंगी। हाँ
मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देखिएगा। ठीक है सर, थैंक यू ग्रुप सर। में भी डाल दूंगा बस्ती कैसे देते हैं, जिन्होंने नहीं दिया है कोई बात नहीं, आप लोग देखिए बस्ती कैसे देते हैं। तो ना जब भी शोथ होता है ना, तो एक भाग में शोथ हो सकता है या दोनों भाग में हो सकता है, पैरों में, दोनों पैरों में हो सकता है या एक पैर में हो सकता है। उसी तरह से हाथ में हो सकता है, पेट में हो सकता है, सर्वांग में हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, पैरों में चींटियां काट रही हैं ऐसे टिंगलिंग हो सकता है, या फिर नमनेस हो सकता है, बाध्यता ऐसा हो सकता है। तो शोथ का हमें लक्षण अच्छे से समझना चाहिए और शोथ के कारण निकालना चाहिए कि शोथ क्यों हो रहा है। क्या किडनी रिलेटेड है, क्या हार्ट रिलेटेड है, क्या या फिर एलर्जिक कंडीशन है, क्या क्या चीज है। जब तक हम हेतु नहीं निकालेंगे हम कोई भी चीज काम नहीं कर सकते हैं। और इसमें चरक संहिता में बहुत अच्छा बताया है, जैसे कि सर ने भी बताया कि बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक पित्तानि संदुष्यति वायु तैर्बद्ध मार्गम स तदा विसर्पन उत्सेद लिंगम क्षवथुम करोति। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले बाह्य सिराओं में पहले रक्त पित्त वायु की दृष्टि होती है और उसके बाद में वात भी प्रकुपित हो जाता है। यह प्रकुपित वात है क्योंकि ये वायु ही मेन कारण रहता है। वायु प्रकुपित होके पित्त रक्त और कफ को बाह्य सिरा में लेके आता है और बाह्य सिरा में जो पित्त रक्त और कफ के द्वारा सिरा स्थान में अवरोध हो जाता है, कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है और उसके वजह से वायु का मार्ग अवरोध हो जाता है। तो उस अवरोध की वजह से बाह्य सिरा में संचित दोषों का विमार्गमन होता है, कहीं ना कहीं संचित हो रहा है दोष, आम दोष, और वो और भी जो टॉक्सिन्स है उन लोगों को लेके जाके वहां पे संचित कर देता है और उसकी वजह से त्वचा और मांस के आश्रय से ये स्थित हो जाते हैं दोष बाह्य सिराओं में जाके, और स्त्रोतोरोध होता है, फिर वात प्रकोप होता है, पित्त कफ और रक्त का बाह्य सिराओं में आ जाने से स्त्रोतोरोध हो जाता है और ये विष चक्र शुरू हो जाता है और शोथ अधिक बढ़ते जाता है। और दूसरे ग्रंथों में ऐसा बताया कि उदक व स्त्रोतस की भी दृष्टि होती है, उसके वजह से भी होता है। और विमार्गमन हुआ जो पित्त रक्त और कफ है, ये सब में द्रव धातु ही रहता है, जो शरीर का क्लेद है वो विकृत हुआ रह के विमार्गमन होके पैरों में, हाथों में, सर्वांग में चला जाता है। तो ये विमार्गमन एक संप्राप्ति है मेन, और सिराओं में अवरोध होना ये है, उसके वजह से ये हो जाता है। जब शोथ होता है ना तो अगर वातज रहेगा तो त्वचा, केश ये सब रुक्ष होंगे और काले हो जाएंगे, अरुण या कृष्ण वर्ण का होगा, अवयव में संकोच होगा। अगर पित्त का होगा तो वहां पे दाह, राग, लालिमा ऐसे हो जाएगा, और स्पंदन होगा, हर्ष, तोद, भेद, सुप्ति वात की वजह से हो सकता है। पिटिंग और नॉन पिटिंग आयुर्वेद में भी बताया कि उत्सेद होता है, उंगली से दबाने पे गड्ढा निर्माण हो जाता है, फिर गड्ढा भर जाता है, कभी भर जाता है कभी नहीं भरता है, दो टाइप के शोथ रहते हैं। और रात को कम होता है, दिन में बढ़ जाता है, और स्निग्ध और उष्ण उपचार से शमित हो जाता है। कफ वाला शोथ रहता है, वो गड्ढा किया तो वो गड्ढा ही रहेगा, ऐसा बताया। और पित्त शोथ रहता है वो शरीर में जहां पर भी होगा, शरीर के अवयव में, वो रक्त पित्त या नीलवर्ण का होगा, स्पर्शा सत्व रहेगा, तुरंत फैलता है, तुरंत कम होता है, शोथ मृदु स्पर्शी होता है, और वहां पे दाह पाक होने की प्रवृत्ति अधिक रहती है, शरीर से अलग तरह का उग्र गंध आता है, और भ्रम, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, क्लेद, मद और द्रवमल प्रवृत्ति, आरक्त नेत्रता, ये सब लक्षण रहते हैं। और इसकी शुरुआत मध्य भाग से होती है, पित्त वाले का। कफश शोथ जो रहता है उसमें त्वचा पांडु रंग का होता है, मंद गति से फैलने वाला और धीरे धीरे कम होने वाला होता है। शोथ का स्पर्श स्निग्ध, श्लक्ष्ण, गुरु, शीत, कठिन होता है, उंगली से दबाने पे गड्ढा नहीं भरता है। वात वाला गड्ढा भर जाएगा, लेकिन कफ वाला है वो गड्ढा किया तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक गड्ढा किया है तो वो गड्ढा का गड्ढा ही रहेगा, ऐसा होता है। और रात को हलचल कम होने से कफ का प्रकोप होकर शोथ बढ़ जाता है, दिन में कम हो जाता है क्योंकि हलचल होती रहती है। और कफश शोथ में प्रातः काल में ज्यादा होता है, 6 से 10 के बीच में, और मुंह से शुरुआत करके पूरे शरीर में फैल जाता है। और इसमें छर्दी, अरुचि, अग्निमांद्य, अति निद्रा, प्रसेक ये सारे सिम्टम्स आते हैं। और जो किडनी रिलेटेड शोथ रहता है वह भी बहुत डेंजरस होता है। उसमें किडनी रिलेटेड शोथ में तो अरिष्ट सूचक में बताया कि जैसे हम मांग निकाल के कंघी करते हैं ना, बहुत सारे मांग आ जाती है, शरीर अलग स्केली स्केली दिखने लगता है, अरिष्ट सूचक किडनी रिलेटेड। और उसमें खुजली बहुत ज्यादा आती है किडनी रिलेटेड, अगर क्रेटिनिन यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और शरीर में पूरा मूत्र निकल नहीं रहा है, उसकी वजह से बहुत तकलीफ होने लगती है। और हार्ट रिलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में भी ऐसे, हाइपरट्रॉफी में भी होने लगता है शोथ। तो आप लोग कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। अनुरिता मैम,
अरविंद सर बोलिए कुछ शोध पे आप लोग। हाँ सर, जैसे मैम के केस में एक अनाह का जैसे निकल के आ रहा है ना, यस इसमें आया यस बात प्रकोपिता कुच्छिम आश्रित तिष्ठति। कुच्छिम में आश्रित होके, कुक्ष में आश्रित होके, यदि बात पे होकर तिष्ठति न अधो बजती न आप ऊर्ध्वम, ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, अनाहस तस् जायते। और इसी को सुश्रुत ने एक बहुत बढ़िया, उन्होंने आम को भी जोड़ा उन्होंने। आम शक्रद व निश्चितम क्रमेण भूयो बिबत बिगुणन अनिले। मतलब आम शक्कर में वो निश्चितम वो नीचे चले जा, वो मिक्स हो जाती है, और क्रमेण भूयो बिबत बिगुणा अनिल, जो बिगुण अनिल है, जो वो कुपित बात है उसको और ज्यादा कर देती है, वो विचलित कर देती है। प्रवर्तमान न यथा समय विकारम अनाहम उदाहरण दिए, ना प्रवृत्त होती है ना समय विकार भी और अनाह उदर में पैदा करती है। अब जहां तक बस्ती के लिए, जैसे बस्ती बस्ती या किडनी वगैरह में के लिए, जैसे ये कि ये एक तरीके का गुल्म होता है, मतलब गुल्म की संप्राप्ति उठती है वहां पे कि वो पूरा पूरा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसके लिए बोला भी गया है कि यस वायु कुपिता गुल्म स्थाने अपतिष्ठते। वहां पे भी वायु की वजह से देखिए किडनी डिजीज ज्यादातर होती हैं। और शोफम शूलम जनित गुल्म स्तव उपजत, शोफ भी करेगी शूल भी करेगी वो गुल्म स्थान में, और उसी को जो है गुल्म गुल्म को पैदा कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये रीजन रहते हैं सर। ओके सर। जी ठीक है। अब ना चिकित्सा के हिसाब से हम देखते हैं, सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा अभी, फिर कॉम्प्लिकेटेड भी बताऊंगा। अगर वातज है जिसमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रहा है, पेन हो रहा है, और ये पिटिंग इडिमा हो रहा है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन अगर है, मल प्रवृत्ति वो चिपका चिपका हो रहा है, तो एरंड तेल या एरंड हरित की रात को दे, उस गर्म पानी के साथ दे और शुंठी डाल के दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सौभाग्य शुंठी ऐसे देने से फायदा होता है। महानारायण तेल से गर्म करके थोड़ा सा और अभ्यंग करें, और जहाँ पे स्वेलिंग है वहां पे गर्म पानी में नमक डाल के और डिबो, जैसे पैरों में सूजन है तो वो डुबा के रखें, उससे फायदा होता है। इंटरनल दवा में सिंहनाथ गुगुल, आरोग्यवर्धनी वटी, लाक्षा गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, ये सब देने से फायदा होता है। और अगर लेप लगाएं, कहीं कहीं लेप चिकित्सा भी है, जैसे कि हम लोग लंघन करते हैं तो आम का पचन होता है, वैसे लेपन चिकित्सा जो है उष्ण द्रव्यों का, वह स्थानिक आम का पचन करता है, वो स्थानिक लंघन करता है, आम को पचा के स्त्रोत को शुद्ध करता है। तो लेप लगाना भी बहुत अच्छा रहता है, रात को गर्म लगाए लेप और रात भर रखें और सुबह निकाल दें, वो लेपन चिकित्सा से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त शोथ है तो अगर बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, जलन हो रही है, रेडनेस है, तो चंदन को ठंडा पानी में मिक्स करके और पूरा लेप लगाएं, तो सर्वांग दाह, एकांग दाह वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से प्रवाल पिष्टि, कामदुधा, चंदन आदिवटी, इसका प्रयोग करने से या त्रिफला चूर्ण, रसायन चूर्ण, सारिवा चूर्ण, इससे फायदा होता है। अगर खूब खून की कमी है तो कुष्मांड रसायन, पुनर्नवा मंडूर, तप नवायस लो, ताप्यादि लो, अच्छा काम करता है। कफज शोथ है तो, और सुबह सुबह आ रहे 6 से 10 के बीच में शोथ आ रहे हैं, तो आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा, त्रिफला गुगुल, ये देने, मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, इसको देने से फायदा होता है। सर्दी जुकाम वगैरह है तो लक्ष्मी नारायण रस, जोरांकुश रस, पिपली चूर्ण शहद के साथ दे तो फायदा होता है। यूरिन में कोई तकलीफ है तो पुनर्नवा, गोक्षुर, वरुण, तृण पंचमूल, ये देने से फायदा होता है। नमक बंद करें, उससे शोथ कम होता है। हृदय संबंधी अगर शोथ है तो उसमें विश्रांति अगर नहीं मिल रही है तो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। चंद्र प्रभावटी, श्रृंग भस्म, हृदय संबंधी शोथ में अच्छा काम होता है। ज्वार मोहरा पिष्टी, रसायन चूर्ण, और नींद अगर नहीं आ रही है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो नींद आने के लिए निद्राकर बटी है, जटा मानसी का फांट है, अश्वगंधा का शीर पाक है, नस्य है, शिरोअभ्यंग है, शिरोधार है, वो करने से पादाभ्यंग है, उससे नींद अच्छी आती है, हार्ट के प्रॉब्लम में फायदा होता है। और नहीं तो हार्ट का मेन प्रॉब्लम है, वो देखना चाहिए कि क्या हार्ट का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से, जैसे नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी, हृदय अर्णव रस, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, हार्ट रिलेटेड है तो जैसा व्याधि उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना पड़ता है। अगर सर किडनी संबंधित है तो उसमें हमें गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा, गोक्षुर
और शोथग्न गण के द्रव्यों, ये अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्र विरेचनीय सर गण एक के बात, द्रव्य, क्या? सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहिए थी, ये जो आयुर्वेद में जैसे ये निद्रा करवटी ये सब है, तो ये प्रॉपर नींद ले आती? क्योंकि 100% मेरी लाती है। सास जिनके बारे में बता रही हूँ ना, वो 30 इयर्स में जब उनका ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी, तब से वो एल्प्रेक्स ले रही हैं, एल्प्रेक्स या इटियाजोलैम। तो क्यों वो ले रही है, वैसे क्यों? रेगुलर तो नहीं ले रही हैं। फिर आप बोल रहे हैं उनको सब, साइकोसोमेटिक है, तो आपने उनको बंद क्यों नहीं कराया? आप इतनी बड़ी और नहीं सर अच्छी बंद डॉक्टर हैं। कराया सर, लेकिन वो उनको ना नींद ही नहीं आती। फिर एक तो ओल्ड एज है, बहुत ज्यादा सोचती हैं, तो इस वजह से भी ना फिर वो टेंशन में रात में, जैसे अभी हम लोग तो अपने अपने कमरे में चले गए सोने, अब वो अकेले सोती हैं आजकल। बल्कि मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ उनके साथ सोने के लिए, तो वो अकेले ना जैसे कुछ कुछ सोचती रहेंगी, तो उनका वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है। और रात भर कितनी, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो ऐसा होता था कि रात में 12-1 बजे वो अक्सर ही चाय बना के पीती थी, क्योंकि नींद नहीं आ रही। फिर वो कोशिश करती कम लेने की, हफ्ते में मतलब 2-3 दिन लेंगी ऐसा होगा, लेकिन जब लेंगी नींद उन्हें तभी प्रॉपर आएगी, वरना नींद नहीं आती है। सर निद्राकरवटी किसी कंपनी की आती है क्या? निद्रा करवटी पे मेरा लेक्चर होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जो निद्रा अच्छा, जनन बल्कि द्रव्य हैं उसमें मैं क्या कहते हैं, बताऊंगा। मेरे जैसे 1-2 पेशेंट थे, तो उनको भी जैसे नींद का प्रॉब्लम था, थोड़ा स्ट्रेस था, तो उनको मैंने हिमालय का वो दिया था, मेंटेड डीएस, तो उससे उनको फायदा हुआ। लेकिन मैंने इनको दिया अपनी सास को, तो फिर उनको कोई फायदा नहीं हुआ उससे। तो जी, तब मेरे को लगा कि मतलब इसके इफेक्ट होंगे कि नहीं निंद्रा करवटी के, इसलिए मैं जानना चाह रही थी। होता है, लेकिन वो कंपनी मेड का मुझे नहीं पता। मैम पहले मेडिसिन देने के पहले स्नेहन करिए, पादा अभ्यंग, जैसे सर बोल तो रहे हैं अभी, पादा अभ्यंग, शिरो अभ्यंग, कर्ण पूर्ण, नस, ये देख के आप पहले उसमें जो अवरोध है या जो भी वायु का प्रकोप हो रहा है, वही अगर वो सोच रही हैं तो उनकी वायु, वो उनका दिमाग चल रहा है ना, तो वो शांत कहाँ हो रहा है, तो वो नींद कहाँ आएगी? और निद्रा श्लेष्म तमो हाँ सर, प्राहाया और बोला रात गया, में तो ऐसा हो जाता है कि सब तो अपने अपने रूम में चले गए, तो फिर वो मैम आप रात में पहले उनकी अब उनका प्रोसेसिंग बढ़ पादा अभ्यंग जाती है। करिए रात में, और उनको ठंडे जी। पानी से उनके पैर धुला दीजिए, और थोड़ा सा कान में नाक में तेल डाल दीजिए, और थोड़ा सा सर में मसाज कर दीजिए, नींद आएगी। और मान कुछ भी दे दीजिए आप, इटाजोलम अल्पाजोलम से ड्राइनेस नहीं होती होगी, उनका ऑलरेडी जो भी ये एंटी हिस्टामिनिक जो होते हैं, जो भी ये सिक्रेशंस होते हैं, इसी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता हाँ, है। ये हाँ सर ये बिल्कुल होता फ्लूड, होगा जो भी इसमें। एक्सेस फ्लूड होता है उनको सबको, चाहे वो हार्मोनल फ्लूड होगा उसको भी रोकेंगे। और ये निद्रा कर नहीं होते, ये हैबिचुअल हैबिट फॉर्म में हो जाते हैं, तभी तो हैबिचुअल आपको, है, आपको तो पहले हैबिट हटानी पड़ेगी मैम। अब सर वही है ना कि वो उनका ये कहना है कि मैं 30 साल की थी तब से ये ले रही हूँ, तो अब आदत सी हो गई है इसकी, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, वो वही है। आदत आपको बदलनी पड़ेगी मैम। और ये अब अगर आप पादयाभ्यंग करिए ना 1-2 दिन, डेली पादयाभ्यंग करिए, और डेली आप नस का कर्म पूर्ण करके रात में ही नस का कर्म पूर्ण करिए, और वो अपने आप ही निद्रा के लिए बोला गया, श्लेष में तमो प्राया, श्लेष में बढ़ाइए, कब बढ़ाइए? श्लेष में और तम होगा तभी निद्रा जी। आएगी, बोला गया है ये। और बात जी का जी। प्रकोप है ना कहीं वो हाँ स्ट्रेस सर, है, बात का प्रकोप तो है। अकेलापन है, जो चीज वो बात। आंखों को आप हमेशा सोचती रहती हैं, तो वो वायु का प्रकोप हो रहा है, सर वो सोच बहुत सकते हैं, बहुत ही न्यूरोबस्ती ज्यादा। करिए थोड़ा सा, उससे भी आराम मिलेगा उनको। थोड़ा सा शायद अकेले भी हो जाती हैं, क्योंकि सब बच्चे चले गए तो वो स्कूल, सब अपने सोचेंगी अपने तो काम हमेशा में वायु चले गए। बढ़ेगी ना। अकेलापन हम्म। बचाए, हटाइए। बात के लिए बोला गया है स्नेहन स्वेदन संशोधनम मृदु, बोला भी गया है, स्नेहन करिए, स्वेदन करिए, और मृदु शोधन करिए, मृदु शोधन करिए। हम्म। और आप स्निग्ध जो है, मतलब थोड़ा सा घृत, दीपन पाचन सिद्ध स्नेहा अनोक योनिया, दीपन पाचन सिद्ध स्नेहा की अनेक योनिया आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और न आगंतुक कारण से अगर शोथ हो रहा है तो हमें कारण पहले देखना चाहिए कि क्या कारण से, कीड़े ने काटा, क्या हुआ, या खटमल ने काटा काटा, मच्छर ने काटा, या फिर कोई एलर्जी कारण है, उसको निकाल के उस हिसाब से चिकित्सा करना पड़ता है, एंटीडोट देना पड़ता है, दशांग लेप लगाना पड़ता है, चंदन का ठंडा पानी में मिक्स करके और उसका लेप लगाना पड़ता है, और जैसा बीमारी हो उस हिसाब से चिकित्सा करना पड़ता है। अगर खून की कमी की वजह से शोथ है तो पांडु पुनर्नवा मंडूर, ताप्या दिलाओ, नवायस लाओ, और पांडु की सारी चिकित्सा, स्नेहन करके विरेचन करना है, वमन कराना है, शोधन करा के फिर चंद्र प्रभा, जीर्घाद्य रिष्ट और कामदुधा, जैसा जो द्रव्य है वो शोथग्न गण के द्रव्य वो देने से पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा सव,
ये सब कॉमन दवाई है शोथ पे, वो देने से फायदा होता है। और अगर न पेशेंट का वातज शोथ है तो हम लोग तो स्वेदन करते हैं, सर्वांग स्वेदन करते हैं, अवगाह स्वेद करते हैं, महानारायण तेल से अभ्यंग करते हैं, उससे पेशेंट को फायदा होता है। पित्तज शोथ है तो हम लोग जलौका लगाते हैं, अगर जहां एक जगह पे बहुत ज्यादा जलन हो रहा है तो जलौका लगाते हैं, या सिरा वेद करके रक्त निकालते हैं, और महातिक्त घृत खिलाते हैं, या शुद्धोदघृत का लेप लगाते हैं, वहां पे मतलब वो जगह पे लगाते हैं, उससे फायदा होता है। और ऐसे बहुत सारे शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं, जैसे अगरू का लेप, जो जैसे शीत वीर्यात्मक चाहिए वैसा, नहीं तो उष्ण वीर्यात्मक, जैसा शोथ है वैसा हमें देना पड़ता है लेप के रूप में। कफर शोथ में सरसों रुक्ष औषधि से सिद्ध किया हुआ तेल से अभ्यंग करना है। फिर वो जो स्टीम बॉक्स है उसमें स्वेदन देते हैं, अवगाहन नहीं देना चाहिए कफर शोथ में। और अगर हृदरोग संबंधी है तो हमें ये देखना है कि रेस्ट करना है उनको। यूरिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं यूरिन हो रहा है, किडनी फेलियर है क्या, नेफ्राइटिस है क्या, पाइलोनेफ्राइटिस है क्या, क्या बीमारी है, वो देख के उस हिसाब से चिकित्सा करना होता है। आगंतुक कारण है तो लेप विषग्न दशांग लेप वगैरह लगा के और जलौकावचारण करे तो फायदा होता है। तो शोथ के लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे अग्निमुख लो, तक्र मंडूर, नवायस लो, शोथारी रस, फिर सुवर्ण भस्म, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा सौ, तक्रारिष्ट, पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवादी तेल। इसमें सबसे पहले शोथ है ना, उसमें हमें हेतु भी निकालना है, नमक कम खाने को बोलना है, दही खाने को कम बोलना है। और जैसे पित्त शोथ है तो हम लोग गुडुचि, प्रवाल, चंद्रकला रस, लेप के लिए पुनर्नवा, हरिद्रा, रक्त चंदन, दारू हरिद्रा, चंदन, फिर हरित की, उशीर, पद्मकाष्ठ, गैरिक, इनका प्रयोग करते हैं। शीतल प्रदेह परिषेक का प्रयोग करते हैं। अगर वातज है शोथ तो उसमें हम लोग बस्ती देते हैं, देवदार, शुंठी, रासना, मुस्ता, या अनुवासन बस्ती जरूरत है तो बल्ला तेल, चंदन मलल, अक्षादी तेल, इसका अनुवासन देते हैं। मर्माघात है तो हम लोग मृग श्रृंग भस्म, लक्ष्मी विलास रस, कस्तूरी भैरव रस, कारस्कर कल्प देते हैं। और कभी कभी कुपीलू के द्रव्य देने से हृदय को बल मिलता है, अगर वो वेंट्रिकुलर फेलियर में जा रहे हैं तो हम लोग नारदीय लक्ष्मी विलास रस या कुपीलू के द्रव्य देते हैं, उससे फायदा होता है। वातज शोथ में हम एरंड तेल देते हैं, उससे फायदा होता है। मास्त्रस सिद्ध चावल देते हैं, उससे फायदा होता है। गुड़ अदरक प्रयोग का चरक में बार बार बताया कि शुंठी और अदरक, इसका प्रयोग गुड़ के साथ करें, उससे फायदा होता है। और कफर शोथ में गोमूत्र हरित की या गोमूत्र देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। गोमूत्र मंडूर देने से फायदा होता है। शिलाजतु देने से फायदा होता है। ताम्र के कल्प जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी देने से शोथ कम होता है ना। और अगर किडनी फेलियर से हो रहा है तो हम लोग बकरे का जो इंटेस्टाइन होता है उसको पका के और वो उसका सूप पीने के लिए देते हैं, या फिर हम लोग बस्ती देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आयुर्वेद के हिसाब से मूत्र उत्पत्ति के लिए तो पक्वाशय पे हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि मूत्र उत्पत्ति पक्वाशय में होती है। इसलिए जो बकरे का जो इंटेस्टाइन है वो अनुरिता मैम बताएंगी आपको, है क्या मैम? अनुरिता मैम देती हैं उसका ही ये देती हैं, बस्ती देती हैं, और पीने के लिए भी सूप देती हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और सर कुपिलू की कौन कौन सी औषधि आती है एकांगवीर के अलावा? कुपीलू का देखना पड़ेगा सर, महावात अच्छा विध्वंसक होता है और एकांगवीर, ये दो मुझे याद है, बाकी जी। ढूंढना पड़ेगा। स्तुंडक, और अग्नितुंडी वटी में भी रहता है कुपीलू। अग्नितुंडी विस्तुंडक बटी में भी होता है। हाँ, जी विष जी सिंधु वटी। हाँ, जी थैंक यू। स्ट्रांग होता है सर, जहर है बहुत स्ट्रांग। लेकिन वो कम मात्रा में इतना नर्व्स को ताकत देता है और गर्मी उत्पन्न करता है वो। जी सर। बहुत कम देना चाहिए सर, रत्ती में आधी चौथाई रत्ती करीब डोज होती है इसकी। जी। अच्छा, जी सर। और आप बेसिकली लोग कुछ नर्व्स के जो हाइपर फिब्रिलेशन टाइप का जो होता है ना, उस पे तो बढ़िया काम करता है। जी सर जी सर। और ना कम। हाँ बोलिए बोलिए आप, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए सब बोलिए। अगर शोथ हो रहा है, सूजन हो रहा है, पूरा शरीर में शोथ हो रहा है, तो हमें उससे संबंधित व्याधियां देखनी चाहिए कि सूजन क्यों हो रहा है। जैसे आप लोग ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो ये शोथ हो रहा है तो आगंतुक कारण है क्या, उदर व्याधि है क्या, जॉन्डिस हो रहा है, कामला व्याधि है क्या, पांडु है, प्रमेह, मधुमेह, क्या हो रहा है, संधिवात, आमवात, कफ विकार, शीत पित्त, हृदरोग, बीपी का प्रॉब्लम है क्या, वो देखना है। और हमें जो भी चिकित्सा करना है उसमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए, रक्तवर्धक आहार विहार और रहन सहन वो सब करना चाहिए। कफ प्रधान में हम बहुत ज्यादा ऐसा गर्म चीजें बहुत ना दे, जिससे पित्त का प्रकोप हो जाए। पित्त प्रधान सूजन में
हम व्रण होने का डर रहता है, जैसे कि गैंग्रीन वगैरह ना हो जाए अगर शोथ है एक जगह पे हो रहा है, तो उसमें भी हमें तुरंत इमरजेंसी में इलाज करना है, क्योंकि पित्त जो है वो धातुपाक करता है बहुत जल्दी। और आप लोग बताइए, इसमें आहार विहार का बहुत ज्यादा महत्व है। शोथग्न, जैसे कि यूरिन कम होने की वजह से सूजन आ रही है, तो हम लोग मूत्रल द्रव्य जैसे नारियल का पानी, धनिया का पानी देते हैं। और पानी कम पी रहे तो पानी ज्यादा देते हैं, लेकिन षडंग पानी है, उससे अच्छे से दीपन पाचन होके, स्त्रोतोरुद्र के आम का पाचन होके अच्छे से सब बैलेंस हो जाता है। षडंग पानी है, जैसे वो मैम का सासू माँ पानी कम पी रही है, तो आप शुंठी सिद्ध जल दीजिए उनको, दीपन पाचन होके भूख लगेगा। और ना तृप्तिग्न गण के द्रव्य है। एक मैंने लेक्चर में सुना कि जो अपना तृप्तिग्न गण है ना, वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज होता है ना, उसमें तृप्तिग्न गण का द्रव्य देने से फायदा होता है। या टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, टाइप 1 जो मतलब बचपन से ही होता है, तो उसमें तृप्तिग्न गण के द्रव्य दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल जो है वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तृप्तिग्न गण उसको फोड़ देता है वो बाउंड्री को। सर तो टाइप वो 2 में भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसमें? आपका टाइप 2 में भी काम करेगा सर ये तृप्ति गर्म और वो जो है आंव किलेत को पाचन करेगा ना, तभी तो तृप्ति आएगी। हाँ तो जी। वो टाइप 2 में तृप्तिग्न, भी काम करता है। तृप्ति आएगी नहीं, तृप्ति को दूर करना है। दूर वो करेगा सर वो सेल बोल रहे हैं तृप्ति। हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमको तृप्ति उसका हाँ। तृप्ति को हटाना है। हाँ। हाँ। तृप्तिग्न गण के द्रव्य। फुलनेस को। तो वो दोनों में काम करता है सर, टाइप 2 में भी बहुत हाँ बढ़िया रोल रहता है, मैं देता हूँ। हाँ, आप ना दोनों में दीजिए, वो एक एक दवाई को और ज्यादा पावरफुल बना देगा आपकी दवाई को। टाइप 1 टाइप 2 और इंसिपिडस में भी दे सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, उसमें भी ये तृप्तिग्न गण बहुत अच्छा काम। उसी तरह से वात प्रधान में हम लोग ना वात वर्धक आहार विहार ना दे, जैसे सूखे दे और डालडा और गुरु पदार्थ ना दे जो पचने में हैवी है। अदरक लहसुन पुदीना की चटनी दे वात प्रधान सूज में। पित्त प्रधान में हम लोग दूध दें और गुलकंद दें, आंवले का मुरब्बा दें, और तिक्त रसात्मक जैसे कि लौकी है, तोरी है, फिर ऐसे बहुत सारे जो सब्जियां हैं वो दें। धूप में ना घूमे, पित्त प्रधान में जागरण ना करें और स्ट्रेस न ले, उससे पित्त, रात को अगर सो नहीं रहे तो पित्त का कितना प्रकोप होगा। कफ प्रधान सूजन है तो खट्टी चीजें न दें, दही अचार पापड़ नॉनवेज ये न दें। और खाने में कफ प्रधान सूजन है तो हल्दी दें, शिग्रू दें, वरुण शिग्रू को आज मैम बोलती हैं, वो अच्छा है, सूरन अच्छा है। और चलना फिरना बहुत जरूरी है। हृदय रोग जन्य है तो विश्रांति दे और हृदय बल्य दवाइयां दे जो हार्ट को ताकत देती हैं। खून की कमी है तो हम लोग को खाने पीने में चटनी का प्रयोग करें तो वो अच्छा रहता है, और जो पसंद है वो चीज दें, तो खून जल्दी जल्दी बढ़ता है ना। अभी आप लोग बताइए कुछ। सर विश्रांति अर्थ क्या होता है सर? विश्रांति मतलब रेस्ट, रेस्ट करना। जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से स्वेलिंग है, तो ज्यादा पेशेंट को चलने नहीं देना है, कार्डियक पेशेंट को, उनको सर शीत रेस्ट। सर शीत पित्त को अर्टिकारिया बोल रहे हैं गूगल में, वैसे एग्जैक्टली अर्थ क्या होता है सर? वही रहते हैं सर, अच्छा। अर्टिकेरिया ही रहते हैं। रशिस कंडू। ये सर बात में जैसे बहुत जैसे शोथ की स्टार्टिंग या तो बात पित्त कफ के निज कारण रहते हैं, या आगंतुज में आघात से बात पित्त का बढ़ जाते हैं, मतलब रिवर्स हो जाता है, पहले आघात होगा उसके बाद बात के बढ़ जाते हैं। तो और सर हर एक में जैसे वातिक शोथ भी है, पित्तक शोथ में है, कफ शोथ में भी, जैसे वातिक में आता है भद्र धारु नतम कुष्णम 10 मूलम बला दो है, 10 मूल मेनली बहुत बढ़िया, अब बला अतिवला। और पित्त के लिए नीम अमृता दूर्वा अनंता, दूर्वा अनंत, नीम वासा आत्मगुता, कौच और गुंदरा अभीरू शीत प्राकी प्रेंगु, मतलब ये कौच, शतावर, अश्वगंधा, नीम वासा, ये आपने बोला भी तो अभी बहुत बढ़िया। प्रदेह, प्रदेह करना है इसमें थोड़ा सा लेप सारिवा कोशीर काश्मर भी इसमें बोला गया कि काश्मर रक्त चंदन का लेप वगैरह, कपूर का लेप। और कफ के लिए आरगवद का बहुत बढ़िया, आरगवद कषाय, आरगवद अर्कादि, आसनादि, सुरसादि, समुस्तादि, ये मुस्ता, दूर्वा, ये त्रिफला मुस्ता, त्रिफला नागरमुथा, कुरुचि, इसका कम्बिनेशन। और ये मतलब आपको एकांक शोथ,
सर्वांग शोथ मतलब आपको दोष पकड़ने हैं, फिर एकांग में कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है उसको पकड़ते हुए चिकित्सा करने में सब बहुत मजा आता है। जी सही बताया आपने। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? कविता मैम कुछ बोलिए आप लोग। आदित्य सर आप कैसे इसको देखते हैं? वेस्टर्न मेडिसिन में शोथ को, स्वेलिंग को क्या देखते हैं, बताइए सर। सर स्वेलिंग स्वेलिंग का कारण देखना पड़ता है कि कार्डियक है, किडनी रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड है मेनली जो, या फिर वीनस इनकॉम्पिटेंस के कारण है। तो और वेट भी हम मॉनिटर करते हैं, ऐसा नहीं स्वेलिंग के कारण वेट बढ़ गया तो सिग्निफिकेंट है। तो एक तो हाँ, हम पेरिफेरल में वो लगा सकते हैं, अगर जैसे पैर की स्वेलिंग है तो जैसे बोलते हैं ना, क्रेप स्टॉकिंग्स, टेट स्टॉकिंग्स बोलते हैं, स्टॉकिंग्स लगा सकते हैं, क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी भी कारण से स्वेलिंग है हृदय रिलेटेड खास तौर से, तो हम उसमें लेसिक्स, अगर ऐसा लगता है वाटर ओवरलोड है तो लेसिक्स देते हैं, या फिर लेसिक्स जैसे उसके जो भाई बहन, उसके जो फैमिली के वो देते हैं। और ब्लड प्रेशर चेक करके उसको मॉनिटर करते हैं। और स्वेलिंग है, अगर शोथ है, तो अगर वो लंग्स में कई बार ब्रेथलेसनेस करता है तो उसमें फिर मतलब देते तो हम डायरेटिक्स, मतलब लेसिक्स जैसे ही वो है मेनली। और उसके बाद पेशेंट को जब जब सोता है तो थोड़ा सा हेड एंड मतलब सिर वाले एरिया को ईट लगा के या ऊपर रखने को बोलते हैं। और तो अगर क्लॉट वगैरह रहे, अगर जैसे क्लॉट है या एथीरोमा है या वो उसमें की वजह से स्वेलिंग आती है, तब उसमें आप लोग सब वो तो बताइए उसके बारे अगर में। अगर अगर क्लॉट है तो क्लॉट जैसे अगर वीनस क्लॉट है, यूजुअली स्वेलिंग में वीनस क्लॉट कॉमन रहता है। हम्म। आर्टियल क्लॉट भी मिल सकता है, जिसके कारण जैसे आर्टियल इश्चीमिया हुआ, उसके बाद एमआई हुआ, या फिर स्वेलिंग हुई, ऐसा भी रह सकता है। या फिर पेरिफेरल में भी आर्टियल क्लॉट, लेकिन आर्टियल क्लॉट यूजुअली पेनफुल रहता है, वीनस भी पेनफुल रह सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एंटी कोगुलेंट देते हैं, मतलब वारफारिन। क्लॉट, हाँ मतलब जैसे डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके। और एंटीकोगुलेंट में जो सबसे पहले जो हम एक्यूट में देते हैं वो हेपेरिन हेपेरिन देते हैं। और इंजेक्शन। यहाँ हाँ, जैसे इंजेक्शन हेपेरिन देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं चमड़ी के नीचे। और फिर उसको धीरे धीरे करके ओरल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे वॉरफेरिन। और अगर आर्ट रिलेटेड तो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल जैसे इनके कॉम्बिनेशन देते हैं। और ओरल में जैसे अब हेपेरिन का जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जैसे फैमिली का नाम भूल रहा हूँ पर डेबिगेट्रन, अर्गाट्रोबन, इस टाइप के डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स या इस टाइप के जो औषधियाँ होती है जो वीनस क्लॉट को जो उसमें खासतौर से काम करती है, वीनस आर्टरी हेलो। आर्टरी क्लॉट में। हाँ सर, अरविंद जी। सर, एक्चुअली मेरे पास पेशेंट सर काई थी, उसके लोअर लिम्ब में काफी स्वेलिंग थी। तो पहले तो उसको अच्छे से देखा नहीं था, तो ये जस्ट जैसे वहाँ एलोपैथी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, तो बहुत इंजेक्शन्स लगाए, सब लगाए, और सर डाइक्लोफेनेक वगैरह, तब भी उसको आराम नहीं मिला। फिर मैंने उसको प्रॉपर तरीके से देखा तो उसका सर मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में वैसा वर्क था, उसका पता हिस्ट्री ये थी। और उसकी थोड़ा वेन्स एंगॉर्स लग रही थी, तो वेरिकोस टाइप का लग रहा था। फिर मैंने उसको बताया कि तुम उसका डॉपलर, मतलब लोअर लिंग का डॉपलर करवा लो। तो सर मैं आयुर्वेद में पूछना चाहती हूँ अरविंद सर से, दोनों अरविंद सर से, कि सर उसको इतना ज्यादा सीवियर पेन था कि सर उसको ठीक नहीं हो रहा था, तो अपन आयुर्वेद में अपन ऐसी क्या दवाई चलाएंगे जिससे मतलब दर्द जो इसमें है मैम उसका। कपोत बोला गया है आयुर्वेद में। गुग्गुल हम्म। तिक्त घृत या गुग्गुल तिक्त कषाय, वरुणादि हम्म। कषाय, सप्त सावण कषाय, गोच्छ आदि कषाय। जो शूल और सर एक फीलिंग है, जो शूल की जो फीलिंग है ना, मतलब दर्द वो काफी सीवियर गुग्गुल था मतलब। पंचपलम चूर्ण मैम, इसी के लिए इंडिकेशन है। गुग्गुल पंचपलम चूर्ण ये हम्म। बेस्ट दवाई है। अगर आपको शोथ कम करना है, पंचपल सब आप पाठक सर ने बहुत बार बताया गुग्गुल पंचपलम हाँ चूर्ण का बराबर जी। गुग्गुल बेस्ट दवाई होती पंच। है गुग्गुल पंचकर्म। और फिर पेट पे काम करिए शतधरण चूर्ण या वैश्वानर चूर्ण, और फिर आम बतारी, फिर आप रस पे ले जाइए, आम बतारी है, अजमोदादी है और ना। ना आप चरक संहिता देखेंगे ना, हर तरह का जो शोथ होता है उसमें गुड़ जी जी। अदरक प्रयोग क्यों गुड़ बताए? अदरक पिपली, अदरक और गुड़ वर्धमान कितना पिपली, बढ़िया है। वर्धमान पिपली सर हाँ जी जी, बहुत सही बताया आपने।
मतलब तो सर आप इसको उसमें मतलब अब देखिए वहां पे क्लॉट, जैसे अभी आदिल सर से ये पूछा मैं, वहां पे देखिए वेनस एंगोजमेंट मतलब वहां पे क्लॉट है, क्लॉट को आपको ब्रेक करना है। अब जैसे ये लोग तो हिपेरिन है, वारफेरिन है, ये सब दे रहे हैं, मतलब तो ये भी उसी पे काम कर रहे हैं। हमको हम्म, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कफ की वजह से आगे का चैनल, वो कफ की वजह से आवरण रुका, वहां पे क्लॉट बना, तो फिर तो तोड़ना है अपन आगे को। का सर्कुलेशन रुक गया, तो जिसकी वजह हम्म से सोता है पूरा एक जिसका बार मुझे बताइए वेरिकोसिटी केस क्या एक है, बहुत मुझे बड़ा कारण होता है। मुझे एक बार केस बताइए। नवीन सर का फोन आ गया था, मैंने सुना नहीं। आपने क्या बोला कविता मैम? केस बताइए क्या हो रहा है। सर उसका ना पहले वेनस तो मुझे, एंगोजमेंट। क्योंकि पैरों में बहुत ज्यादा सीवियर पेन बता रही थी, अच्छे से पैर देखे तो लेग स्वेलिंग था, और पिटिंग नॉन पिटिंग एडिमा कुछ नहीं था उसको इस प्रकार से। और वेन्स उसकी थोड़ा थोड़ा इंगॉल जैसे ब्लूइश दिख रही थी। तो और फिर मेरे को लगा कि न्यूरोजेनिक पेन तो नहीं है जो ऊपर से नीचे को आ रहा हो, मतलब जैसे कहीं ना कहीं वर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स है या नर्व कोई कंप्रेस है। तो कंफ्यूज हो रही थी, डायग्नोस नहीं बना पा रही थी। आपने क्या करिए कि पहले तो दीपन पाचन दीजिए, अनुलोमन दीजिए, और जी। इसमें क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो तिक्तक हम्म क्षीर बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होगा इसमें। दूसरा, आप रस पाचक, रक्त पाचक दीजिए। पाचक देंगे हम्म ना तो सारा जो उसमें स्त्रोतोरोध हो रहा है वो सब खुल जाएगा। फिर उसके बाद में हम्म। रक्त का प्रसादन करने के लिए ताप्यादिल लो, नवैस लो, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है। श्लीपद तो के जैसे रोग में जो शूल हो रहा है, शूल को फूल से तो शांत करने बस्ती के लिए से, अपन क्या देंगे? बस्ती और लेप, बस्ती और लेप। लेप में आप क्या क्या दे सकते हैं? वात शामक जैसे देवदार हो गया, रासना, शुंठी, ऐसे लेप दे दीजिए। अगरू, ऐसे लेप देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और बस्ती, शीर वाला तेल, सहचरादी तेल का बस्ती से शूल कम हो जाएगा। और सर उनको आपने 4 महीना में रासना, शुंठी, देवदारू और आखिरी क्या बोला, अगरू करके? अगरू, अगरबत्ती जिससे बनता है ना, अगरू। अगरू का लेप। जी, इससे फायदा होगा। जी सर, तो इनसे और ना मतलब कभी ये कभी जो हमें रक्त मोक्षण करना पड़ता है मैम। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, रक्त मोक्षण हम्म, बहुत अच्छा काम करता है। जलोका सबसे बढ़िया काम करेगी इसमें। हाँ, स्त्रोतरोध दूर कर। ऑब्स्ट्रक्शन अगर क्लॉट वगैरह है तो जलोका ऑप्शन कर देना चाहिए। जी। और जो कबूतर की विष्ठा होती है ना, उसको पानी में घोल के शहद के साथ और वो दे दीजिए, वो बहुत अच्छा काम। कपूर पिस्ता चूर्ण बोला गया। हाँ, आप क्या करिए, तो ये कबूतर, सर, ये कबूतर कपोत की। कपोत विस्टा चूर्ण ये कोई मतलब अवेलेबल होती है सर मार्केट में, या हाँ, कुछ ऐसी आप ना प्रिपरेशन? ये अनुरिता मैम बॉम्बे जाती हैं हर समय, तो वहाँ कबूतर खाना करके दादर स्टेशन से उतरने के बाद, इतने कबूतर है हम्म। मुंबई में। आप बोलिए वो ऐसे आपको एक एक पाव फ्री में ऐसे करके मिक्स ऐसे लेके और भेज देंगे, कुरियर करते। सर कबूतर खाना कपूर, है। हर स्टेशन में मिलते हैं कबूतर सर। हाँ, अरे उसका कबूतर तो सर यहाँ हमारी कॉलोनी में भी बहुत कबूतर है, हमारे ऊपर उतनी पॉटी है उसकी बहुत। वही कह रहे हैं ना सर, कबूतर की। हाँ, सर उसको हम्म। पानी में घोल के कैसे देते हैं सर? पानी में घोल के और शहद डाल के पीने के लिए दीजिए। कहीं पर भी क्लॉट फॉर्मेशन है ना, पूरा डिसॉल्व कर देता है वो। अरे ये उसमें, बताया सर रक्त पित्त चिकित्सा में बताया सर, चरक संहिता में बताया। जी सर। प्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। हाँ, सर ये कितने टाइम तक देना होगा? मिनिमम 3 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल। हमारे पास तो बहुत कलेक्शन है सर ये कपोत तो विस्ट का। आप इसका बिजनेस करिए ना मैम, इतने पेशेंट का कितना भला हो अब जाएगा। जो मैं तो सर ये पैरालिसिस साफ वाले करो, सफाई करवा के सफाई कर, क्योंकि हमारे रूम क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं ना, तो कोई डॉक्टर्स नहीं आए हैं, तो उनके जैसे विंडोज खुली रहती तो उसमें बहुत कबूतर के आप बच्चे हैं। नाम मत बताइएगा कि एक हाँ लेंगे, कबूतर, नहीं नहीं सर, नहीं लेंगे। ये बोलेगा मेरा कोई एक परफेक्ट दवाई, पेटेंटेड दवाई। हाँ और पता है, ये सुन के तो कौन खाएगा सर, बताइए। इतनी स्मेल आती है पूरा आप सफाई बोलेगा करवा ये के। हमारा पेटेंटेड आयुर्वेदिक दवाई है। और क्या है कि बहुत बोलना कलेक्शन था सर, इतना हबालिया की सारा पूरी पहाड़ियों से पॉलिथीन भर के जड़ी फेंका। बूटी खोजा है। जी जी, जी। और क्या है बहुत ना, मुश्किल से कलेक्ट किया है। जी, और क्या है ना कि आप जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं ना, ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, तो वो लोग, हाँ उन लोगों को देंगी तो कितना पुण्य मिलेगा मैम आपको। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो सर, ये तो। हाँ, जी देश में सर। कितने बीमार लोग हैं, आप देंगी तो खून साफ कर देगा वो सभी का। हम्म। जी, तो सर जो हाइपरटेंशन के पेशेंट को अधिकतर क्लोप्रोटिकल और एस्प्रिन दिया जाता है, तो ये साथ में सपोर्टिव चला सकते हैं सर, हाँ है ना जरूर, सर? हाँ चलाना चाहिए। इस पे रिसर्च भी होना चाहिए। आप दे दीजिए, और ना उसको 12,000 रुपये किलो के हिसाब क्योंकि से बेचिए। आप ना एक बिजनेस करिए, उसको अच्छे से टैबलेट या कैप्सूल में भर भर के और बारह हजार हम्म। रुपये किलो में बेचिए। बहुत अच्छा फायदा होगा आपको।
हम्म। सर जो आपने ये कबूतर की विष्ठा बताई है, ये क्या कितनी डोज रहती है सर? डोज क्या होगी सर इसकी? अभी अग्नि के हिसाब से ऐसे 125 mgm तक तो हम दे सकते हैं। अगर ज्यादा अगर क्लॉट है तो हम 10 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम ऐसे दे सकते हैं। जी थोड़ा सर। भी दिया बहुत ना। गर्म होती है, बहुत कम दिया जाता है सर, आधी रत्ती वो देना चाहिए डेली मॉर्निंग में स्ट्रेसैन कर, बहुत कम गर्म होती है ये। कैप्सूल में भर के और आप दे दीजिए। तो सर हाँ ये वैसे पाठक कोई सर इसके कंपनी इसको कैप्सूल बनाती फिल नहीं है, कर कोई सकते हैं? कंपनी बनाती पाठक नहीं सर, है। क्या? नहीं, पाठक सर इसके कैप्सूल फिल कर दे छोटे छोटे, हाँ वो सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी दे सकते हैं सर। हाँ, जहाँ एटेरोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस है और कैल्सिफिकेशन है वहां पर भी देना चाहिए। एथिरोमा में जाएगा सर ये। हाँ उसमें तो सर कोलेस्ट्रॉल पे मतलब कफ का आवरण वगैरह आ क्योंकि रहा है सर ना, ये जितने भी कार्डियक डॉक्टर्स होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब मेडिसिन के डॉक्टर, ये सपोर्टिव क्लोपिडोग्रेल, एस्पिरिन और ये चलाते ही चलाते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट को, जिनको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, काफी दिनों से दवाई खा रहे हैं। तो आप भी दीजिए ना तो कविता मैम, आपका कितना नाम हो जाएगा, पुण्य मिलेगा आपको कि इनके पास ऐसी दवाई है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सर धूप में सुखा के देते हैं सर, कैसे देते हैं? धूप में सुखा के दीजिए, गीला गीला भी है, कबूतर ने पॉटी किया वो लेके कलेक्ट कर लीजिए। और फ्रेश फ्रेश सर। जी अच्छा। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। सर एक सर एक मेरी एक पेशेंट और है, हमारी एक मामी जी हैं, थोड़ा सा बता दीजिए सर। वो तकरीबन 55 to 60 ईयर की हैं। उनका सर नी जॉइंट का साइनेबल फ्लूइड और एंकल जॉइंट के बिल्कुल सर फिनिश हो गया है, डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक बता रहे हैं। अब उनको इतनी दिक्कत है कि थोड़ा सा लेग एंकल जॉइंट में स्वेलिंग है, शोथ है सर, जी बहुत ज्यादा है। और उनको चलने में और बहुत ज्यादा पेनफुल है, बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, खड़े होने में, या कोई भी अपनी डेली एक्टिविटीज करने में। मेद धातु कमजोर है। मोटे भी हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वेट ज्यादा नहीं है, वेट ठीक है। लुब्रिकेशन मेद धातु करता है ना वैसे। हाँ वो साइनोवे फ्लूइड बोल रहे हैं कि बिल्कुल फिनिश है, जिसकी वजह से जॉइंट, नी जॉइंट भी स्वेलिंग है, एंकल जॉइंट में भी दिक्कत है। पस्ती तो बोला गया है इसमें, तो इसी में तो आटे का फाया बना के वो पस्ती करिए ना, वो तेल का कण पूर्ण करिए। इसी को तो वो सैंडल फ्रूट पे तो काम करता है, जानू बस्ती है वो, ये सब चीजें। वो आपका नीचे है ना स्टग, वो उसमें है ना। स्वेदन, जी जी, एंकल जॉइंट में हाँ, नीचे, हाँ 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 एंकल हाँ। में तो वो, उसमें तो बस्ती करिए ना, और स्नेह करके, स्नेहन करके फिर स्वेदन करिए। जी जी बाकी जी, तो बाकी स्नेहन पाठक करके सर फिर बताएंगे। वैसे तो लोकली स्वेदन। बस्ती बस्ती भी बढ़िया काम करेगी इसमें। मात्रा बस्ती से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो अनुवासन कार बस्ती, ये क्या सब। क्या क्या केस बताया आपने? वो सर का फोन आ गया था। क्या बताया मैम? कविता मैम फिर से बोलिए तो आप। फ्लूइड फिनिश हो गया साइनोवे फ्लूइड, तो जिसकी वजह से सर चलने में दिक्कत है। तो उसमें तो बस्ती देना पड़ेगा ना मैम जी आपको। सर, जी सर, जी नारसिंह सर। रसायन जो है वो फ्लूइड को अच्छा से बनाता है और रीजनरेट करता है। और ना बस्ती, तिक्तक शीर बस्ती और या शीर बला तेल 101 आवर्ती वाला, उससे बहुत अच्छे से फ्लूइड बनता है। जी जी। आप सभी को नमस्ते। सर इसमें से कोई बता सकते हैं कि भाई जानू मर्म मैं जरा ट्राई कर रहा था पर मुझे ठीक से समझ नहीं आया, मिला नहीं। कोई जानू जानू मर्म की वीडियो या कोई शेयर कर सकते हैं प्लीज? 70। जी। सर आप कौन है, अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में हूँ, धुलिया से। जी और विशेष रूप से एक्यूप्रेशर का करता हूँ, एक्यूप्रेशर का, एक्यूपंक्चर का। जी और मर्म चिकित्सा मैंने नवीन जी की ऑनलाइन क्लास देखी थी अभी, रिकॉर्डेड क्लास जो है उनके ऐप पर। जी। उसी से मैं देख रहा था, पर जानू मर्म मुझे आपको क्लियर ये नहीं हुआ। पासवर्ड और आईडी कहाँ से मिला सर, ये सेशन हाँ, का? पासवर्ड और आईडी कहाँ से मिला? उनके एप्लीकेशन पर उनका जो एप्लीकेशन है ना, अच्छा डिजिटल अच्छा आयुर्वेद, उस पर कोई कोई भी कर सकता है ना, अच्छा, ठीक है पेमेंट करके कोई भी कर सकता है उस पर। ठीक है। सर अभी ये सेशन होने के बाद एक शशि मैम आएंगी, वो आपको बता देंगी मर्म पे। ठीक 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 है, है। ठीक है, और बहुत बहुत प्लीज धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है, जो टॉपिक पे बात हो रहा है उसमें इंटरप्ट करना गलत बात होती है। क्लासरूम में टीचर हाँ, जो बात कर रहे हैं, बीच में कोई बच्चा शोर करेगा, सीटी मारेगा तो गलत लगता है ना। नहीं मुझे तो पता ही नहीं अभी क्लास चालू हुई कि नहीं, मैं जस्ट तो अभी आपको ज्वाइन क्या ही लग किया रहा है। है हम क्या यहाँ कॉमेडी सर्कस कर रहे हैं? गलत बात है ना आपका। हम इतना हम शोध पे इतना बात कर रहे इतना हैं इतना मर्म। एग्रीवेट होने की जरूरत नहीं है, सॉरी। हाँ, इतना एग्रीवेट होने की जरूरत नहीं है। कोई आपको मैं जिज्ञासा अपनी रिमूव शांत करता हूँ। कर रहा है तो इतना आपको एग्रीवेट होने रिमूव का आपको करना ही जरूरत नहीं सही है। बात है, बीच में मत आइए। ठीक है, मैंने उनको रिमूव कर दिया, कुछ ज्यादा ही बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे थे।
कविता मैम आप बोलिए, क्या आप बोल रही थी? जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, एक्चुअली मेरी मामी जी हैं, 55 से 60 साल के बीच में हैं। हाँ तो सर उनका उनका कॉल आया था, बहुत परेशान थी बेचारी सर। तो वो हाँ सर ये एलोपैथी ट्रीटमेंट सर, ये उसकी वजह से सर दवाइयाँ गर्म करती हैं पेट में। तो उन्होंने हाँ। सब बंद कर दी। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम आप हमको कुछ ऐसा पर्चा बना के दो। और उनका बोला है कि जो फ्लूइड है, जो उसे कहते हैं, वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो देखिए मैम, आप बस्ती देना जी चाहें तो बस्ती बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर बस्ती नहीं लेना चाहती हैं अभी उनको, क्योंकि फायदा होगा तभी ना वो कंटिन्यू करेंगी, तो आप उनको जी जी कोई घी दीजिए खाने के लिए, जैसे अश्वगंधा जी घृत, या फिर आप अश्वगंधा घृत से भी सैनुअल फ्लूइड बनता है लेकिन टाइम लगता है, या गुगुल जी सर। तिक्ता घृत है, फिर हम्म महातिक्ता घृत है, वो देने से फ्लूइड बनता है। हमें हम्म स्नेहन करते जाएंगे ना, वो फ्लूइड बनता है और वो बॉडी खुद बनाती है तिक्त द्रव्यों से और घी हम्म से वो बनाती है। तिक्तक क्षीर बस्ती या चंदन मलाल अक्षादी तेल का बस्ती, इससे 3 से 6 मिनट, आप ये प्रशांत भट्ट जी से पूछिए, वो सच में दिखता है, हमें रिपोर्ट्स में आ जाता है कि वो बन गया। जी सर। जी सर। हाँ, हमें स्नेहन करते जाना है। जी सर, पहले स्नेहन देना है और बस्ती भी दे सकते हैं। हाँ, जी दीपन पाचन से शुरू करना है। जी जी। जी। और शोथनाशक तो वही सर, जो दवाइयाँ होती हैं अपनी, हाँ। जो शोथ हो रहा है उसके लिए सर पुनर्नवादी मंडूर, जी। ये सब चलाना पड़ेगा ना सर? जी, वो जी तो सर। आप तो इतना इंटेलिजेंट है, आपको सब मालूम है। जी सर। जी सर, अरविंद थैंक यू सर सर। कुछ बोलिए सर इनके केस वही में। सर, वही आपको बोल रहा था मैं कि दीपन पाचन सिद्ध स्नेहाश्च अनेक योनिया, मतलब आप दीपन पाचन सिद्ध स्नेह की अनेक तरीके की योनिया, विशेषात पिंचित रसा तेल अनुवासना, मतलब जो नारायण तेल है या वो इस तरीके के जो बहुत ज्यादा वो है, उसकी अनुवासन का इसमें बराबर। बात में बोला गया है। जी। वही पाठक साहब जो बता रहे हैं उसी को मैं और वो कर रहा हूँ। जी। और स्नेह शोधन तो बोला ही गया है, स्नेह शोधन संशोधन मृदु बोला गया है हमेशा, इसीलिए स्नेह शोधन संशोधन मृदु। जी। स्निग्ध उष्ण बस्तियश्च स्निग्ध उष्ण बस्ती बोला गया है, इसीलिए बात व्याधि है। वही पाठक साहब जो बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ बस। आप कविता मैम करिए, फिर हमें बताइएगा। और जी सर सर, ये थैंक यू। इसमें जैसे रक्त रस दुष्टि होगी, जैसे मेद नहीं बन रहा है, तो लोकली जलोका लगाने से इससे प्रसाद थोड़ा सा वो वहां पे कैपिलरी आप बढ़े ऐसा और मत बोलिए कि मेद नहीं बन रहा है। मेद का क्या इसमें रोल है? आप जो बोल रहे हैं वो ट्रीटमेंट सही है, लेकिन मेद को यहाँ मत घुसाइए। वहां सैनुअल जी फ्लूइड में मेद का क्या रोल है? वहां पे स्नेहन की कमी है, ऐसे बोलिए। तो आप जी जो लौका बोल रहे हैं ना, वो लगाना चाहिए, क्योंकि जितना दूषित रक्त निकलेगा, नया रक्त आएगा और रीजनरेट करता है, ऑस्टियोजेनेसिस करता है। वो ट्रीटमेंट आपने सही बताया, लेकिन मेद मत लाइए बीच में इसमें। जी सर। सैनुअल फ्लूइड मतलब मेद नहीं होता, वो श्लेषक कफ होता है सर। जी सर। बराबर है ना? श्लेषक कफ होता है। तो श्लेषक कफ को करना है तो हमें घी की कल्पना या तेल की कल्पना देनी है, तो वो नया श्लेषक कफ बनता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लें क्या? थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू, प्रणाम बहुत सभी लोग बहुत को। बढ़िया, प्रणाम सभी को। थैंक यू सर।